स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज से हम संपूर्ण हिंदी साहित्य का प्रारंभ से एमसीक्यू सीरीज प्रारंभ कर दिए हैं। जितने भी साथी हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका विषय हिंदी है, वो भी हमारे इस क्लास से जुड़ जाएंगे। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, जेएसएससी टीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और एस्टेट किसी भी राज्य की एस्टेट हो उसकी तैयारी करे विद्यार्थी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और किसी भी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम प्रारंभ से हिंदी साहित्य का क्या करेंगे, निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे। आज हम इस क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास का जो लेखन परंपरा है उसका एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ से पहला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ, तुलसीदास, नंददास या नाभादास? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 84 वैष्णवों की वार्ता के जो लेखक वो कौन है? गोकुलनाथ हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल, हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल है, प्रथम काल है, उसे वीर गाथा काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही प्रसिद्ध है वीर गाथा काल और यह प्रश्न कई बार इतिहास लेखन परंपरा से बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदि काल नाम किसने दिया? वहां था वीर गाथा काल नाम किसने दिया, अब यहां आदि काल नाम किसने दिया? तो आदि काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राम कुमार वर्मा ने या रामविलास शर्मा ने? तो आदि काल नाम किसने दिया? तो आदि काल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह कथन किस विद्वान का है? यानी यह जो कथन है किस विद्वान का है जो आदम प्रवर्तक शुक्ल जी को नहीं मानकर किनको मानते हैं? तो ग्रियर्सन की जी को मानते। किनको मानते? ग्रियर्सन को मानते हैं। यह कथन किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, नलिन विलोचन शर्मा का, मैनेजर पांडे का या गणपति चंद्र गुप्त का? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह जो कथन है यह नलिन विलोचन शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही? हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन में सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही? यहाँ ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति या कालानुक्रम पद्धति? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन है जो मिश्र बंधुओं में है? बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया है। इनमें से कौन है जो मिश्र बंधुओं में है? मिश्र बंधुओं की संख्या कितनी थी? 3 भाई थे मिश्र बंधु, है ना? सभी लोग जानते हैं मिश्र बंधु क्या थे? 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। अब यहाँ सवाल पूछ दिया है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में उल्टा पूछता है, इनमें से कौन है जो मिश्र बंधुओं में नहीं है? इस प्रकार के पूछ देता है। यहाँ पर इसका उल्टा पूछा है, इनमें से कौन है जो मिश्र बंधुओं में है? अब मिश्र बंधु कौन कौन थे? तो मिश्र बंधु थे गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। अब यहाँ देख लीजिए कौन सा है? तो राम बिहारी मिश्र नहीं हो जाएगा, कृष्ण भी नहीं, महेश भी नहीं, तो यह श्याम बिहारी मिश्र ये जो है मिश्र बंधुओं में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए उसका सीमांकन किए हैं।
तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन किए और जो समय सीमा दिए हैं वो समय सीमा किस प्रकार दिए हैं वो यहाँ पर पूछ दिया है। तो सीमांकन किस प्रकार वो किए हैं, ईसवी सन में किए हैं या विक्रमी संवत में किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो जो सीमांकन दिए हैं, समय सीमा दिए हैं, वो विक्रमी संवत में दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का कौन सा विद्वान दोहरा नामकरण की पद्धति को अपनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। इस बार बिहार ए स्टेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न आ गया था कि कौन सा विद्वान ने दोहरा नामकरण की पद्धति को अपनाया था हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा में। तो हिंदी साहित्य का कौन सा विद्वान है जो दोहरा नामकरण की पद्धति को अपनाया। तो रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या शिव सिंह सेंगर। तो रामचंद्र शुक्ल जी इसके सही जवाब हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल जी दोहरा नामकरण के पद्धति को क्या किए हैं, तो अपनाए हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में बांटा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब जानते होंगे, क्योंकि यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और प्रश्न इतना प्रचलित है कि हर किसी विद्यार्थी के जुबान पर हमेशा रहता ही है। तो बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें काल खंडों को कितने भागों में बांटा है। तो उन्होंने 4 भागों में बांटा है। वो कौन सा भाग, वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्य काल। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। मौलवी कमरुद्दीन ने अपने इतिहास ग्रंथ, देखिए ये इनका प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आता है, तज़किरा ई सुइरा ई हिंदी। तो ये इनका इतिहास ग्रंथ है। इसमें उन्होंने हिंदी के कितने कवियों को स्थान दिया है। हिंदी के कितने कवियों को क्या किया है, तो स्थान दिया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न हो जाएगा, हिंदी के कितने कवियों का स्थान दिया है। तो 72 भी प्रचलित है, याद रखिए 72 तो होगा नहीं क्योंकि 72 ये गारसादा तासी का है। तो उन्होंने 62 हिंदी के 62 कवियों का स्थान दिया। कितना, तो हिंदी के 62 कवियों को उन्होंने क्या किया, अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा एवं साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी भाषा एवं साहित्य, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आ गया है। अक्सर ऐसा ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आता है और अब विद्यार्थी लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो हिंदी भाषा एवं साहित्य के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, ब्रजरत्न दास या कृष्ण शंकर शुक्ल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास जी। रामचंद्र ने श्याम सुंदर दास जी इसके क्या है, तो लेखक है। अगला प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी वीर काव्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो डॉक्टर टिंकम सिंह तोमर जी हैं। कौन है, डॉक्टर टिंकम सिंह तोमर जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। देखिए ईस्वी सन वाला में आप कंफ्यूजन में जाएंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है इसका रचना काल पूछ दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अब इसका रचना काल पूछ दिया है 1932, 1960, 1965 या 1999। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1960। ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का आदिकाल। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आ गया है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल के लेखक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, नारायण चतुर्वेदी, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी या सुमन राजे। तो आधुनिक हिंदी का आदिकाल के लेखक कौन है, तो नारायण चतुर्वेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है। तो बहुत ही प्रसिद्ध है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक हैं बच्चन सिंह। कौन है, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी
इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नारायण चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नीरजा माधव या सुमन राजे। तो सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का ओझल नारी, न से नारी न से नीरजा। याद रखिएगा नारी नीरजा, ये ट्रिक है। तो इसका सही जवाब है नीरजा माधव। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी का है उसका रचना काल पूछ दिया। बहुत ही प्रसिद्ध है, रचना काल कई बार पूछ देता है तो प्रसिद्ध है। और इसका रचना काल लगभग बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं 1929 ईस्वी। बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न आ भी चुका है। अगला प्रश्न है ब्रज माधुरी सार के लेखक कौन है? ब्रज माधुरी सार श्याम सुंदर दास, योगी हरि, राम नरेश त्रिपाठी या शिव सिंह सेंगर। देखिए ब्रज माधुरी सार, इसको ट्रिक है, देखिए किसे आप याद कर सकते हैं। ब्रज से संबंधित है तो ब्रज में जो गोपियां थी वो वियोग में सह रही थी, वियोग सह रही थी ना, तो ब्रज माधुरी सार यानी वियोगी हरि। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि यानी ब्रज में जो गोपियां थी वो हरि यानी श्री कृष्ण के लिए वियोग सह रही थी तो वियोगी हरि। तो कुछ ट्रिक भी आप रख सकते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। तो ब्रज माधुरी सार के लेखक कौन है? तो वियोगी हरि जी हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में कौन सी पद्धति को अपनाया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने में कौन सी पद्धति को अपनाया था? विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, कालानुक्रम पद्धति या वर्णानुक्रम पद्धति। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? अब यहाँ ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित है डॉक्टर नगेंद्र या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन जी का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? या कह सकते हैं तो ये कौन सा ग्रंथ है प्रख्यात अर्थात सबसे अधिक प्रचलित? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। और सर्वाधिक प्रख्यात इतिहासकार भी कौन है हिंदी साहित्य के? तो रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ जो है उसका रचना काल यहाँ पूछ दिया है। तो रचना काल 1840, 1940, 1952 या फिर 1953। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रचना काल जो है वो 1940 ईस्वी है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास ग्रंथ है इसका रचना काल क्या है? तो 1940 ईस्वी है। चलिए अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में कुल कितने कवियों का स्थान दिया है? मिश्र बंधु विनोद जो है मिश्र बंधु जो 3 भाई थे उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु कौन कौन थे बता देते हैं आपको, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। अब यह मिश्र बंधु विनोद जो है ये इसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 और अंतिम भाग 1934। ये कुल मिलाकर 4 भागों में प्रकाशित है ये रचना यानी ये इतिहास ग्रंथ। अब इसमें पूछा है कि इस जो इनका मिश्र बंधु विनोद है ये इतिहास ग्रंथ इसमें कुल कितने कवियों को स्थान दिया गया है? 4591, 4412, 1896 या 4500। तो कितने कवियों को स्थान दिया गया है? कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा लगभग 5000 कवि, ये भी देखने को मिलता है। इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? 4591 कवियों को उन्होंने क्या किया है? तो स्थान दिया है। अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सेंगर की इतिहास ग्रंथ है, कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कहाँ से प्रकाशित हुई थी? काशी नागरिक प्रचारणी सभा कोलकाता से या फिर नवल किशोर प्रेस लखनऊ से? काशी नागरिक प्रचारणी सभा से या फिर कोलकाता से
या फिर नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। शिव सिंह सरोज, जिसे कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे माना जाता है। हिंदी भाषा में, याद रखिएगा, हिंदी भाषा में या फिर किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी शिव सिंह सरोज ही है। अब शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है 1883 ईस्वी है और इसे हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। और तो और इसे हिंदी साहित्य का कभी कभी पूछ देता है, हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु किस इतिहास ग्रंथ को माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रस्थान जो बिंदु है वो इसी इतिहास ग्रंथ को माना जाता है। और भी है कि इसमें सिर्फ हिंदी के ही कवियों को स्थान दिया गया है। तो यह प्रश्न था, शिव सिंह सरोज कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इन ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब आया? 1839, 1844, 1871 या 1952? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1871। अब थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर ये हिंदुस्तानी इसे कहा जाता है हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। ये है हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है और इसके लेखक गारसा दातासी को हिंदी का प्रथम क्या इतिहासकार माना जाता है। और इस्तवार द ला लिटरेचर जो है ये इसके कुल 3 भाग हैं। प्रथम भाग जिसे कह सकते हैं कि 1839 में आया था, दूसरा भाग 1847 में। इसके बाद इसका ये प्रथम संस्करण का 2 भाग थे, 1939 और 47, और दूसरा संस्करण जो आया था जो पूछा है वो 1871 में आया था। गारसा दातासी इसके लेखक है और ये इतिहास ग्रंथ किस भाषा में है? तो ये फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। और इसमें किस पद्धति को अपनाया गया था? तो आपको पता है कि प्रारंभ में जो इतिहासकार रहे गारसा दातासी, या फिर कह सकते हैं कि उसके बाद गारसा दातासी के अलावे शिव सिंह सरोज रे, इन्होंने कौन सा पद्धति को अपनाया था? तो वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। वर्णानुक्रम है ना, हिंदी का जो अंग्रेजी का जो वर्णानुक्रम है ABCD, उस पद्धति को अपनाया था। यानी ए से जितने भी कवि हैं उनका नाम उनको पहले लिया गया था, बी वाले को फिर सी वाले को, इस प्रकार के। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा गया इतिहास ग्रंथ है और इसका दूसरा संस्करण कब आया था? तो 1871 ईस्वी में आया था। अब यहाँ कुछ और भी इससे महत्वपूर्ण संबंधित जुड़े उसकी भी चर्चा करते हैं। यह जो है ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हिंदी का जो है प्रथम इतिहास ग्रंथ माना भी जाता है और इसमें 72 कवियों का स्थान दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितने कवियों का स्थान दिया? हिंदी के 72 कवियों का स्थान दिया गया है। इसमें कुल कितने कवि थे? तो इसमें कुल उन्होंने 738 कवि को स्थान दिए थे, जिसमें से 72 कवि क्या थे? तो हिंदी के थे। बाकी जो शेष कवि बचे वो किस भाषा के थे? किसके थे? तो उर्दू के कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास, अभी चर्चा किए हैं। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? अब हिंदी भाषा आ गया तो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, जो शिव सिंह सेंगर की इतिहास ग्रंथ है। अगला सवाल है, गारसा दातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों का विवरण दिए हैं? गारसा दातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों का विवरण दिए हैं? तो कुल 738 कवियों का विवरण दिए हैं, जिसमें से 72 कवि क्या थे? तो हिंदी के थे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? अब हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पूछ देगा तो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है, लेकिन संपादित किया हुआ ग्रंथ किसके द्वारा है? तो डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक संपादित ग्रंथ है जो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित ग्रंथ है। इसका जवाब दोनों हो जाएगा। अगर संपादित पूछ दे तो याद रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल को याद रखना, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन इनका संपादित ग्रंथ है।
क्या है? तो संपादन किया हुआ ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, गारसा दत्त तासी ने किस पद्धति को अपनाकर अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? यानी गारसा दत्त तासी ने अपना हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा वो किस पद्धति को अपनाया था? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या विधेयवादी पद्धति? तो अभी हम चर्चा किए थे, उन्होंने वर्णानुक्रम, अंग्रेजी का जो वर्णानुक्रम पद्धति है उसे उन्होंने अपनाया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गारसा दत्त तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति को अपनाया? तो वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पहली पद्धति कौन सी थी? पहली पद्धति, तो पहली पद्धति कौन सी थी? तो वर्णानुक्रम पद्धति थी, जिसे गारसा दत्त तासी ने अपनाया था। और गारसा दत्त तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना जाता है और उनके द्वारा जो पद्धति अपनाया गया वो क्या था? वर्णानुक्रम पद्धति। अगला प्रश्न है, गारसा दत्त तासी ने अपनी इतिहास पुस्तक किस भाषा में लिखी? गारसा दत्त तासी ने अपनी इतिहास पुस्तक जो है वो किस भाषा में लिखे हैं? तो वे फ्रांस के रहने वाले थे, तो फ्रेंच भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में लिखे हैं? फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है वो किसने किया? तो गारसा दत्त तासी ने किया। और कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो काल विभाजन करने का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और इतिहास लेखन का करने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो गारसा दत्त तासी ने किया। इसलिए इनको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, गारसा दत्त तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कुल कितने कवियों का स्थान दिया? अब यहाँ देखिए, गारसा दत्त तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कुल कितने कवि, हिंदी भाषा के, तभी हम कुछ देर पहले चर्चा किए थे, तो उन्होंने 738 कवियों का स्थान दिया था, जिसमें हिंदी के कुल 72 कवियों का स्थान दिया था। कितने कवियों का स्थान दिया था? तो हिंदी के कुल 72 कवियों को स्थान दिया था। तो चलिए, आज हम जो लेकर आए थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा, अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। काल विभाजन एवं नामकरण लेकर आएंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे चलेंगे, आने पूरा हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ MCQ देखेंगे। आज हम देखें इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन थे, सभी प्रश्नों को हम लेकर आज आए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए सभी तैयार रहें। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।